Assalamu alaikum dear students, and today is your lecture number 5 और बेटा आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो लास्ट आपका चैप्टर था कंप्लीट हो गया था और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप जो है वो कंप्लीट कर लें। मैंने मार्क करवा दिए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनमें मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। बाकी जो न्यूमेरिकल्स आप बता रहे थे मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ, ट्राई किया करें बेटा आप लेक्चर के टाइम में पूछें, ठीक है। बिकॉज़ आफ्टर दैट आई मे बी बिज़ी और समथिंग, तो ट्राई किया करें कि जो लेक्चर टाइम आपको दिया हुआ है उसी के अंदर आप कवर करें, ठीक है। सो बाकी जो मैंने एक चीज़ नोट की है आपके न्यूमेरिकल्स में, आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई इशू है, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों में ना कि आप जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आपको ठीक से शायद नहीं बेटा जब भी कोई चीज़ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसका तरीका ये है कि आप BODMAS का रूल फॉलो करें, ठीक है। कि जो चीज़ पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करें, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर हैं तो पहले न्यूमिनेटर की तमाम अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर की तमाम अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिवाइड कर लें, ठीक है। मैंने ट्राई किया था आपको साथ बताने का, मज़ीद कोई इशू हो तो यू कैन आस्क। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एज यू कैन सी, तो दिस इज़ चैप्टर नंबर 7 इन योर बुक्स एंड इट्स टाइटल इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो मैं पहले आपको बता दूं इस चैप्टर का भी अकॉर्डिंग टू हम स्मार्ट सिलेबस ही जो है वो कवर करेंगे और इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में वो मैं आपको बता दूंगी। बट बिफ़ोर दैट मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं थर्मोकेमिस्ट्री का, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैंने जो है वो 7.2 से स्टार्ट कर दिया तो फिर आप कहेंगे कि जी थोड़ा आपको इशू होगा था समझने में। बेटा चैप्टर है ये थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर वो तमाम रिएक्शन स्टडी करते हैं जहाँ पर हीट का जो है वो एक्सचेंज हो रहा हो या हीट ऐड हो रही हो या रिमूव हो रही हो। बेटा ये जो वर्ड है ना थर्मोकेमिस्ट्री, आप इसे थर्मो और केमिस्ट्री सेपरेट इसको जो है वो ट्रीट करें, ठीक है। थर्मो मीन्स हीट, थर्म का मतलब ही क्या होता है हीट, टेम्परेचर, हीट, ठीक है। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में वो तमाम रिएक्शंस शामिल होते हैं या हम वो तमाम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जिसमें या तो जो है वो हीट ऐड हो रही है या फिर हीट क्या हो रही है रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है वो रिएक्शंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं। और इससे पहले आप क्योंकि अपनी बुक्स आप साथ ओपन कर लेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री की फ़र्स्ट पेज पे आपके पास यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई होगी, वो भी देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ होगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की हेडिंग दी हुई होगी। मैं आपको वो भी थोड़ा सा बस बता देती हूँ, ठीक है। बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद हो जाना और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज़ खुद ब खुद ना हो सके, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की अगर बात करूं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जिनको करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो तमाम रिएक्शंस हैं जो कि खुद ब खुद नहीं हो सकते एंड इट टेक्स अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म दीज रिएक्शंस। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में शामिल हो जाता है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस है। अगर आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा जो है वो रख दिया है कहीं पे, तो उसको पिघलने के लिए यानी मेल्ट होने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी आपको। दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपने उसी मेल्टेड पानी से दोबारा बर्फ़ बनानी है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर्स में टेम्परेचर बहुत लो किया हुआ होता है और आप देखते हैं कि उस पर एनर्जी की कंजम्पशन होती है, ठीक है। तो दिस इज़ एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस, लेकिन ज़रूरी था आपको बताना थोड़ा सा ताकि कहीं आपका इस मामले में कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा अधूरा ही ना रह जाए, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा जो है ना ये पढ़ लें ज़रूर, जो है वो पीछे जो पेज हैं दोनों, चाहे बुक रीडिंग की सेंस में ही कर लें, लेकिन अगर आप में से कोई जो है वो ये चाहता है कि जी आपके थोड़े कंसेप्ट्स पे इशू ना हो, आपके कंसेप्ट ठीक रहें, ख़राब ना हों, तो ये बेहतर है कि आप पढ़ लें। बेशक आपके सिलेबस में से उन्होंने ये चीज़ें निकाल दी हैं लेकिन रीड करने में कोई हर्ज नहीं है।
तो जो आज छोटा सा टॉपिक मैं कवर करवाने जा रही हूँ आपको, जो 7.2 का ऐड किया हुआ है उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में, ये है जी सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और स्टेट फंक्शन क्या चीज़ है। बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम सिस्टम की। अब क्योंकि हम थर्मोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टर्म्स जो हैं सिस्टम और सराउंडिंग की थर्मोकेमिस्ट्री के हवाले से हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सिस्टम वो कोई भी वो चीज़ जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग, एनी मटेरियल विच इज़ अंडर कंसिडरेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अच्छा मैं इसकी आपको पहले एग्जांपल देती हूँ, बाद में हम डेफिनेशन करेंगे। बेटा एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज जी हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं एक बीकर में, एक 500 ml का बीकर है ये, और इसके अंदर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके अंदर हमने कोई सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास आपका बीकर है जिसके अंदर आप क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, दिस इज़ योर सिस्टम। ये आपका क्या है, सिस्टम है। और इस बीकर के बाहर जो कुछ भी है, बाहर आपकी क्लासरूम है, लेबॉर्ट्री है, ये वाला एरिया है, कुछ भी है, पूरी दुनिया है समझ लें। ठीक है, इस बीकर के अलावा वो आपकी सराउंडिंग है। ठीक है, आपके आसपास की जगह सराउंडिंग कहते हैं किसको है, आसपास की जगह। ठीक है, अच्छा तीसरी बात यहाँ पे आएगी बाउंड्री की। बाउंड्री आपको ऑलरेडी पता है, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान एक लाइन जो है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो ये जो ऐसी इमेजिनेटिव या फिर एक्चुअल लाइन भी हो सकती है वो, ठीक है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, अलग-अलग कर रही है, उनके दरमियान एक लाइन खींच रही है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है, तो बेटा ये इन्होंने जैसे यहाँ पर देखें जी, इन्होंने लिया हुआ है, एक फ्लास्क लिया हुआ है, मैंने बीकर कहा था, चले उन्होंने फ्लास्क कह दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसके अंदर जिंक का और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। तो ये जो फ्लास्क है और इसके अंदर जो कुछ भी है ये आपका सिस्टम है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो आपकी सराउंडिंग है, और ये जो आपका फ्लास्क और सराउंडिंग के दरमियान, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान ये जो लाइन है, जो कि फ्लास्क की ही लाइनिंग है, वो क्या है, बाउंड्री है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा आप। ठीक, मैं इसको रीड कर देती हूँ। कह रहे हैं जी, द टर्म सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर एनीथिंग मटेरियल अंडर टेस्ट इन द लेबॉर्ट्री और अंडर कंसिडरेशन इन द क्लासरूम फॉर द पर्पज ऑफ आर्ग्यूमेंट। वी कैन से दैट एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो ये हमारे पास सिस्टम की डेफिनेशन आ गई कि एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज़ नोन एज इट्स सराउंडिंग। ठीक है, वो दुनिया का वो हिस्सा जिसको हम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये अंडर कंसिडरेशन है, वो क्या होगा, सिस्टम होगा, और उसके अलावा जो कुछ भी है आसपास वो क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, ये सिस्टम की डेफिनेशन हो गई, सराउंडिंग की डेफिनेशन हो गई। और फिर है जी, द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड बाउंड्री। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, बाउंड्री की। ठीक है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी, यानी कि ऐसी सरफेस, ऐसी लाइन, ऐसी सरफेस जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंटल वर्क अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूट अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्फाइंड इन अ सिलेंडर विद द पिस्टन इज अ सिस्टम। इसी तरह द सिलेंडर, द पिस्टन एंड द ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सिलेंडर आर सराउंडिंग। वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने 1 मोल ऑक्सीजन की गैस ली हुई है, तो वो जो सिलेंडर और उसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन की गैस है वो हमारा सिस्टम है। उसके बाहर जो कुछ भी है, पिस्टन है, सिलेंडर वगैरह जो भी है, वो हमारी सराउंडिंग है। सिमिलरली अ कप ऑफ वाटर इज़ अ सिस्टम। ठीक है, और उसके जो द एयर सराउंडिंग इट, द टेबल ऑन विच इट इज़ लाइंग एक्सेट्रा, ये क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल उन्होंने ये फ्लास्क की दे दी है कि जी एक फ्लास्क के अंदर जिंक और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो ये जो सोल्यूशन है अंडर ऑब्जर्वेशन ये हमारा सिस्टम है, और ये जो फ्लास्क, एयर और बाहर जो कुछ भी है ये हमारी सराउंडिंग है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है उसकी जो हालत है, ठीक है, वो यानी कि कंडीशन जो भी है उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, किस स्टेट में है वो।
When any process is performed on a system, its state is altered in some ways. Let us consider a beaker containing water. It will be a system having certain temperature and volume. This initial condition of the system may be called the initial state. Suppose we heat the beaker, the system will undergo a change after heating and the final condition of the system may now be called the final state of the system. वो कह रहे हैं जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर पानी है, ठीक है। पानी का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, हम उसे T1 और V1 कह देते हैं। ये क्या है, ये इनिशियल स्टेट थी उस पानी की, ठीक है। तो हमने उसको हीट करवाया, हीट करवाने के बाद अब उसी पानी का जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम हो सकता है चेंज हो गया, और वो क्या हो गया, V2 और T2। इसे हम कह रहे हैं फाइनल कंडीशन या फाइनल। ये इनिशियल स्टेट है आपके पास पहले वाली, और फिर हमारे पास जो बाद में आई है वो क्या है, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, बाय कंपेयरिंग बोथ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, वी कैन डिस्क्राइब द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। तो हम बता सकते हैं कि हालत में, सिस्टम की हालत में क्या फ़र्क आया है। अगर हमें इनिशियल स्टेट पता है और हमें फाइनल स्टेट पता है, तो हम बता सकते हैं कि उस सिस्टम की हालत में क्या फ़र्क आया है। बात क्लियर होगी। हम आपको एग्जांपल देंगे आगे। वो कह रहे हैं कि जी, लेट T1 and T2 denote the temperatures of water before and after heating and the change in temperature delta T may be then represented as। वो कह रहे हैं जी, लेट सपोज कि हमारे पास जो T1 था ये हीट करने से पहले का टेम्परेचर था वाटर का, और T2 क्या है, हीट करने के बाद का टेम्परेचर। अब अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जाहिर है आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा T, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बेटा, ये जो इस तरह इन्होंने एक ट्रायंगल सा बनाया हुआ है इसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का जो ये सिंबल है ना, ये वाला, ये डेल्टा, ये इसका मतलब होता है चेंज इन, और आगे जो भी लगा दें, अगर टेम्परेचर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप डेल्टा लगा के आगे V लगा रहे हैं तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप डेल्टा लगा के आगे P लगा रहे हैं तो मतलब चेंज इन प्रेशर। समझ आ गई, ठीक है। अब ये आपको डेफिनेशन बता रहे हैं स्टेट फंक्शन की। हम कह रहे हैं स्टेट फंक्शन इज़ अ macroscopic property of a system which has some definite values for initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change। वो कह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम की वो खासियत है, वो प्रॉपर्टी है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ठीक है। विच हैज़ सम डेफिनेट वैल्यूज़ फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, लेकिन जो पाथ अडॉप्ट हुआ है उस चेंज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अभी हमने कहा कि जी हमने हीट किया, वाटर लिया हुआ था बीकर में और उसे हीट किया। बेटा वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 और जो फाइनल टेम्परेचर था T2, आपके पास जो डेल्टा T है वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, T1 और T2 पे। आपने उसे हीट कैसे किया, आपने उसे डायरेक्ट फ्लेम के थ्रू हीट किया है, आपने उसके अंदर रॉड लगा के उसे हीट किया है, आपने किसी और तरीके से, आपने उसके अंदर बहुत गर्म कोई चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कि जिस भी तरीके से आपने वो काम करवाया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं बहुत दफ़ा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी, बाय कन्वेंशन वी यूज़ कैपिटल लेटर एज सिंबल्स फॉर अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि जी प्रेशर स्टेट फंक्शन है, इसके लिए हम कैपिटल P यूज़ करते हैं। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, इसके लिए कैपिटल T यूज़ करते हैं। वॉल्यूम इज़ अ स्टेट फंक्शन। इसके बाद है जी इंटरनल एनर्जी को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। फिर है इंथाल्पी को कैपिटल H से हम डिनोट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इनमें से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का आपको अच्छी तरह पता है। इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। लेट अस सपोज दैट V1 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। थोड़ी देर के बाद जो है वो उसका गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2। अब अगर आपने डेल्टा V निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। बहुत सिंपल है, ठीक है, यही आप करते हैं हमेशा। सो नाउ दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी ब्रॉट अबाउट आइदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। वो कह रहे हैं ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में गैस के, हो सकता है कि वो टेम्परेचर को ज़्यादा करने से आया हो, या टेम्परेचर को चेंज करने से आया हो, या फिर प्रेशर को चेंज करने से आया हो। क्योंकि आपको पता है अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा चार्ल्स लॉ के मुताबिक, और जब आप प्रेशर को चेंज करेंगे तब भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने वॉल्यूम को चेंज कैसे किया है, बस इस पर डिपेंड कर रहा है कि
पहले इनिशियल वॉल्यूम क्या था और फाइनल वॉल्यूम क्या है. सो सिंस v इज़ अ स्टेट फंक्शन, so delta v will be independent of the way the volume of gas has been changed, and it will only depend upon the initial and final volumes of the gas. तो आज मैं आपको यहीं तक करवा रही हूँ. छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.